कुछ घर पे प्रैक्टिस किया था? हाँ सर। क्या किया था? सर वो 43 वाला क्वेश्चन कर लिया। हम्म। ये 58 वाले का आगे आगे का कर रहा था, फिर वो उस पे आया। एक सेकंड। वो वो रिजर्व एंड सरप्लस में, तो वो सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी प्रीमियम वाला थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। उसमें वो जो डिस्काउंट लगा रहे हैं ना, वो एडजस्टमेंट में थर्ड हम्म। वाला, वो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, समझा था। यार डिस्काउंट सिंपल है। पहले सिक्योरिटी प्रीमियम नॉर्मल समझ में आ गया। हाँ वो तो आ गया मेरे को, वो जो एक्स्ट्रा मनी मिलती है। हाँ, तो अब सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम क्या करते हैं, ऑपरेट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस कर देते हैं। ठीक, अब डिबेंचर के हाँ। साथ क्या हो रहा है, डिबेंचर हमारी कंपनी इशू कर रही है, मींस डिबेंचर से भी पैसा आएगा। हाँ। बट वो डिबेंचर कंपनी डिस्काउंट पे इशू कर रही है। डिस्काउंट पे मतलब हम 10%। हाँ, मतलब हम आपसे कम पैसा ले रहे हैं। अच्छा। तो हमारे पास मतलब इनफ्लो मतलब जो शेयर इशू किया उसमें 10% हम खुद से कम ले रहे हैं। हाँ, हम खुद से कम दे रहे हैं, हम डिस्काउंट दे रहे हैं उनको, तो हमारे पास इनफ्लो कम होगा। अच्छा, और फिर वही ठीक है। डिडक्ट हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम में से। हाँ, वैसे तो ये अपना एक्सपेंस है तो जाना चाहिए था प्रॉफिट एंड लॉस में, तो ऑपरेटिंग में प्लस होना चाहिए था। हाँ। क्योंकि वो प्रॉफिट से माइनस हुआ होगा उसको, क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग आइटम है तो उसको वहां प्लस करना चाहिए था। बट उस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में इन्होंने बोला ये एक्सपेंस को हम पीएनएल में लेके ही नहीं गए, इसको हमने एसपीआर से एडजस्ट कर दिया है। हम्म। मतलब इसलिए फिर राइट ऑफ अपन ने कर वो दे। एसपीआर का कहा, हाँ इसलिए हमने एसपीआर का अकाउंट बनाया था फिर। ठीक है सर। आप लोगों ने फॉर्मेट बना लिया अपनी कॉपी में? क्विकली बना लीजिए, अगर नहीं बनाया तो क्विकली बना लीजिए। ओके, चलिए गाइस आज की क्लास स्टार्ट करें। तो लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था, काफी हैवी सा क्वेश्चन था हमारा, जिसमें हमने दो तीन टेक्निकल कॉन्सेप्ट सीखे। और जिन लोगों ने वो नहीं देखा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसे देख लो। ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि आज की क्लास में मैं आपको आईएससी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 जो अभी हुआ था उसका एक क्वेश्चन करवाऊंगा। और वो क्वेश्चन देखकर आपको लगेगा कि हाँ यार, हम इससे हाई लेवल पर ही कर रहे हैं। तो मैं पेपर लेकर आया हूँ, आज हम वही वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने फॉर्मेट नहीं बनाया तो बना लीजिए, मैंने बना लिया है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। चलिए, आई होप मेरी स्क्रीन सबको विजिबल होगी। तो ये आपका आईएससी 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर है अकाउंट्स का। ठीक, इसका हम लोग क्वेश्चन करेंगे कैश फ्लो का। मैं बाकी पूरा पेपर नहीं दिखाऊंगा, थोड़ा डर टाइप का लगेगा आपको, इसलिए सीधा हम लोग कैश फ्लो के क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, देखिए ये वाला क्वेश्चन है। और इस कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। सो हम यही वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारी पुरानी आदत है, हम लोग क्या करते हैं, एक बार क्वेश्चन को गो थ्रू कर लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है, जिससे एक थोड़ा सा हमारा माइंड सेटअप बन जाए कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। और जब आप ये क्वेश्चन देखोगे तो आप बोलोगे यार इसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिया हुआ है डिफिकल्ट टाइप का। इससे ज्यादा डिफिकल्ट चीजें तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में और उसके पहले वाली क्लास में करी थी। सो अपने पास क्वेश्चन पेपर है, देखें उसमें क्या दिया हुआ है। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल दिया हुआ है, नॉर्मल है। रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, कोई नोट नहीं दिया, यहीं पर ही बता दिया कि रिजर्व एंड सरप्लस क्या है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल है। उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दिया हुआ है, जिसमें 15% डिबेंचर है। तो ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का एडजस्टमेंट है अपने पास। देन शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो मैंने आपको बताया था कि प्रोविजन फॉर टैक्स का एडजस्टमेंट आता ही आता है। उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आ जाए, नोट नंबर 1 दिया हुआ है। नोट नंबर 1 में देखोगे तो आपको प्लांट एंड मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्थ दिया हुआ है। सो 99.99% टाइम विद एक्यूमुलेटेड डेप्थ ही आता है, विदाउट एक्यूमुलेटेड डेप्थ के चांसेस काफी कम रहते हैं। ठीक, बस यहीं पर ही इतना सा ही क्वेश्चन है अपने पास। एडिशनल इंफॉर्मेशन देखिए जरा, आपको देख के बड़ी खुशी सी होगी। ये पेपर है आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का। सो दो ही हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है। पहला एडिशनल इंफॉर्मेशन सिर्फ नाम का है, जिसमें हमें डिबेंचर के इशू का डेट दिया हुआ है। और सेकंड इंफॉर्मेशन जो है वो मशीनरी से रिलेटेड है एडजस्टमेंट। इवन प्रपोज डिविडेंड का भी कोई एडजस्टमेंट नहीं आया हुआ है अपने को। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन देखकर आपको कैसा फील हो रहा है, आर यू फीलिंग गुड कि हमने इससे भी टफ क्वेश्चन क्लास में सॉल्व किया है? चलिए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं साथ में। फॉर्मेट बना लिया होगा आपने। करें, स्टार्ट करें, श्री गणेश करें हम लोग।
चलिए बड़ी स्पीड में सॉल्व करेंगे और देखिएगा कितना फटाफट ये क्वेश्चन अपना सॉल्व हो जाएगा। सो क्वेश्चन में कंपनी का नाम दिया हुआ है हेलोजन लिमिटेड, हम भी यहाँ पर लिख लेंगे प्रॉपर, जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन में हमसे आंसर एक्सपेक्टेड है वैसे ही हम लोग भी करेंगे यहाँ पर। सो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे हेलोजन लिमिटेड। हेलोजन लिमिटेड, और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। और नीचे आपने फॉर्मेट ऑलरेडी बना दिया होगा, ठीक। चलिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखें शेयर कैपिटल दिया हुआ है। शेयर कैपिटल क्या हो रहा है, 4 लाख से 4,50,000 हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल। और कितने से इंक्रीज हो रहा है, 50,000 से इंक्रीज हो रहा है, तो प्लस कर देंगे, इनफ्लो होगा 50,000 का। उसके बाद आ जाए रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में हमें स्टेटमेंट ऑफ P&L दिया हुआ है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखने वाली बात है कि यहाँ पर जो ओपनिंग बैलेंस है 20,000 का, ये माइनस में है, ठीक है। सो हम लोग जो हमारा कैलकुलेशन करते हैं इसमें भी हम इधर माइनस में लिख लेंगे, -20,000। और जो नीचे वाला है वो, यहाँ माइनस साइन तो आएगा लेकिन वो प्लस में है, 1,06,000। तो लॉस आ गया, कोई सर ये दिक्कत वन नहीं। लाख सिक्स ये 1,06,000 जो है ये तो करंट ईयर का है ना? हाँ सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया क्या, तो सॉरी। हाँ। ओके, सो करंट ईयर का कितना है, प्लस में आ रहा है 1,06,000, ठीक। और जो प्रीवियस ईयर का है उसमें हम लिखेंगे माइनस। और ये अपने आप में ही माइनस में दिया हुआ है तो ब्रैकेट में -20,000। और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पे +20,000 लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो ये चीज याद रखना यहाँ पर कि ऐसा गड़बड़ ना हो आपसे। सो कैसा, ये वाला जो माइनस साइन है ये तो होगा ही होगा, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो ये कुछ इस तरीके से हो रहा है, आपका +1,06,000 हो रहा है, फिर माइनस करना है हमें प्रीवियस ईयर और -20,000 हो रहा है। तो वो प्लस हो जाएगा, तो आपका इन टोटल प्लस का 1,26,000 ही आएगा। यहाँ पर कोई डाउट किसी को, नहीं, ठीक, 1,26,000 आ गया। तो इस तरीके से मेरा शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। फिर आ जाए नॉन करंट लाइबिलिटी में डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या हो रहे हैं, ये भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स। कितना दिया है, 2 लाख, तो हम लोग भी प्लस कर देंगे 2 लाख। फिर आएंगे इस 15% के ऊपर। 15% किस चीज का होता है, ये इंटरेस्ट का होता है। अब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होता है, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो ओपनिंग बैलेंस पे, और अगर डेट दी है तो डेट के हिसाब से करते हैं। सो क्योंकि हमने क्वेश्चन रीड करा था तो हमें यहाँ बता रहा है कि एडिशनल डिवेंचर कब इशू हुए हैं, 1 अक्टूबर 2022 को। और मैं आपको ऐसा कैलकुलेशन पहले करवा चुका हूँ कि देखो अपना पूरा एक साल है। सो दिस इज 1 अप्रैल, दिस इज 31 मार्च। तो हमारे पास शुरुआत में कितना था, 4 लाख का डिवेंचर्स था, और लास्ट में कितना हो गया, 6 लाख का डिवेंचर हो गया। तो ये +2 लाख का जो एडिशन हुआ है वो कब हुआ है, 1 अक्टूबर को हुआ है, +2 लाख का एडिशन। मतलब ये जो शुरुआत के 6 मंथ्स हैं, इसमें अपना इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा सर, शुरुआत से हमारे पास डिवेंचर थे 4 लाख के, इसके ऊपर कितना परसेंटेज बोला हुआ है, 15%। इसके ऊपर 15% कैलकुलेट करेंगे, लेकिन 6 मंथ्स के लिए। उसके बाद क्या हुआ, बाकी के 6 मंथ्स में आपने 2 लाख के डिबेंचर्स और इशू कर दिए, तो अब आपके डिबेंचर्स कितने हो गए, 6 लाख के। तो बाकी का जो 6 महीना है उस पे हमारा जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 6 लाख पर होगा। तो 6 लाख इंटू 15% इंटू 6/12। तो 4 लाख का 15% होता है 60,000, तो ये 30,000 इधर आ जाएगा, प्लस 6 लाख का 15% 90,000, 6 मंथ्स का 45,000 आ जाएगा। सो टोटल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जो है मेरा 75,000। ये कैलकुलेशन सबको क्लियर है, ठीक है। 75,000 आया, 75,000 हमारा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को हम क्या करते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। आउटफ्लो होता है 75,000, यहाँ माइनस करेंगे,
और इसको क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस भी कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, 75,000। ये सबको क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? कुशाग्र, तुम क्लास में ध्यान दे रहे हो कि कहीं और ध्यान है तुम्हारा? सर क्लास में ध्यान। पक्का ना, कुछ और मैथ तो नहीं दिखता? नहीं। ठीक है, ओके। ये क्लियर है सबको? तो इस तरीके से अपना डिबेंचर भी हो गया और उसका 15% भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब आ जाए प्रोविजन फॉर टैक्स पे। तो प्रोविजन फॉर टैक्स में दो केसेस होते हैं, एक विदाउट एडिशनल इंफॉर्मेशन, एक विद एडिशनल इंफॉर्मेशन। जब एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है तो अकाउंट बनाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि अपन रीड कर चुके हैं तो टैक्स से रिलेटेड कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन मुझे नहीं दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली केस वन हमने पढ़ा था कि हमारा जो ओपनिंग बैलेंस होता है इसको हम टैक्स पेड अज्यूम करते हैं, और जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है इसको हम प्रोविजन फॉर टैक्स अज्यूम करते हैं। और तो जो ओपनिंग बैलेंस है जिसको हमने टैक्स पेड अज्यूम करा है, ये हमारा आउटफ्लो है। तो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएंगे और सबसे लास्ट आइटम इधर माइनस कर देंगे टैक्स पेड। कौन सा, जो आपका ओपनिंग बैलेंस था, दैट इज 70,000 माइनस में। और जो क्लोजिंग बैलेंस है 50,000 का, ये प्रोविजन फॉर टैक्स है। प्रोविजन फॉर टैक्स नॉन कैश आइटम रहता है, तो हमारा जो ये वर्किंग नोट बन रहा होता है इसमें आकर हम लोग प्लस कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना दिया हुआ है, 50,000। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स भी खत्म हो गया। सो लाइबिलिटी साइड में किसी को कोई डाउट? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डिबेंचर्स और प्रोविजन फॉर टैक्स, कोई हंसने रोने से रिलेटेड कोई चीज हमको दी नहीं थी। फिर आ जाए नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब इसमें नोट दिया हुआ है और नोट में हमें प्लांट एंड मशीनरी और अक्यूमुलेटेड डेब्ट दिया है, तो हमें पता है हमें अकाउंट बनाना ही पड़ेगा इससे रिलेटेड। तो मैं यहाँ पर अकाउंट बना लेता हूँ। एक अकाउंट बनेगा मेरा प्लांट एंड मशीनरी का, प्लांट एंड मशीनरी, और इसके लिए 3 4 5 लाइंस की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने एक छोटा सा अकाउंट बना दिया इधर, और नीचे मुझे एक्यूमुलेटेड डेब्ट की भी जरूरत पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेब्ट का भी अकाउंट बना दिया। और डेब्ट के लिए हमें हार्डली 3 या 4 लाइन की जरूरत होती है। ठीक, ये मैंने अकाउंट बना दिया। अकाउंट बनाने के बाद मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, इनमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस लिखूंगा। प्लांट एंड मशीनरी एसेट होता है, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो मैं डेबिट साइड पे लिखूंगा टू ओपनिंग बैलेंस। वैसे आप टू बैलेंस सी बाई डी भी लिख सकते हैं, बट ये मैं ओपनिंग क्लोजिंग इसलिए लिखता हूँ, थोड़ा याद रहता है। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है, ये 9 लाख, तो 9 लाख यहाँ पे लिख लूंगा। और क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया है, 7,42,000, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय क्लोजिंग बैलेंस 7,42,000। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्ट में आऊं, एक्यूमुलेटेड डेप्ट लाइबिलिटी होता है, इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर आएगा बाय ओपनिंग बैलेंस 2 लाख। अब यहाँ पर जैसे माइनस में दिया, कुछ कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये माइनस में दिया है तो हम भी माइनस में लिखेंगे क्या? नहीं, लेजर अकाउंट में सारी चीजें पॉजिटिव में ही होती हैं, एब्सोल्यूट टर्म्स में ही होती हैं। ठीक, 2 लाख, और इधर लिख लेंगे टू क्लोजिंग बैलेंस 2,62,000। अब मैं आकर देखूं एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है। सेकेंड वाला एडजस्टमेंट मुझे दिया, सोल्ड प्लांट एंड मशीनरी द बुक वैल्यू ऑफ विच वॉज 1,20,000, एक्यूमुलेटेड डेप्ट डिप्रिसिएशन 38,000। कोई मुझे बताएगा क्या होगा, कैसे होगा? एनीवन? हाँ बोलो नेहल। सेल्स साइड पे 38,000 50,000 आ जाएगा। हम्म, सेल्स में 50,000 आ जाएगा। अच्छा, कोई और मुझे उसके बताएगा बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस? मशीनरी का डेप्रिसिएशन माइनस करके बाद प्रॉफिट एंड लॉस वो कैसे माइनस कैलकुलेट करके होगा? बताओ, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन का बताओ। अमाउंट 50,000 में से माइनस करके। कैलकुलेशन बताओ मुझे, वन बाय वन करके। सर 1,20,000 में से माइनस कर देंगे ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 38,000। तो ये बोल रहा है कि सर वन लाख और ट्वेंटी थाउजेंड में से हम लोग 38,000 माइनस कर देंगे। ठीक, तो मेरा जो वैल्यू आएगा वो आएगा सर इधर
तो 82,000। 82,000 की मशीनरी थी और 50,000 की बेची, मतलब हम लोग को यहाँ पे 32,000 का लॉस हुआ है। लॉस हुआ है 32,000 का। कौन कौन इस चीज से एग्री कर रहा है? जो लोग भी एग्री कर रहे हैं ना, सब गलत हो। क्यों गलत है हम लोग? क्योंकि एक कोई मुझे बताएगा कि ये 1,20,000 में से 38,000 हम क्यों माइनस करते हैं? क्यों? क्योंकि वो उसका टोटल डेप होता है। हाँ, क्योंकि सर मुझे बुक वैल्यू चाहिए, तो मैं एसेट की वैल्यू में से 38,000 माइनस करूंगा तो मेरे पास बुक वैल्यू आएगा। पर अगर आप क्वेश्चन में, अब यही इन्होंने क्वेश्चन में, तो देखो बोर्ड का एग्जाम का पेपर का क्वेश्चन जो है छोटा, लेकिन यहाँ पे चीजें छुपा के रखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? द बुक वैल्यू ऑफ विच। तो आपको बुक वैल्यू दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है द बुक वैल्यू ऑफ विच वॉज 1,20,000। मतलब ये 1,20,000 कौन सा है? एक्यूमुलेटेड डेब्ट माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है ना, ये है वो। तो सर अदरवाइज अगर आप, मतलब 70,000 का लॉस हुआ यस, क्योंकि अदरवाइज इसके पहले हमने जो क्वेश्चंस देखे थे उसमें क्या बोलता था? अब मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज दिस, एक्यूमुलेटेड डेब्ट दिस। तो हमें कॉस्ट दिया होता था, उसमें से हम एक्यूमुलेटेड डेब्ट माइनस करते थे, तो हमारे पास बुक वैल्यू आता था। सो जो हमारा कैलकुलेशन होता है ना, वो कैलकुलेशन किस तरीके से होता है? देखो मैं तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने का तरीका बताता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कैसे करा जाता है? सेल वैल्यू में से माइनस की जाती है बुक वैल्यू। तो अगर आंसर प्लस में आता है तो प्रॉफिट होता है, और माइनस में आता है तो लॉस होता है। ये हमने 11th क्लास में सीखा था। नाउ बुक वैल्यू कैसे निकलती है? बुक वैल्यू इज इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेब्ट। पर मुझे क्वेश्चन में यहाँ पर कॉस्ट नहीं, मुझे बुक वैल्यू ही दिया हुआ है, डायरेक्टली बुक वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज 1,20,000। इसका मतलब इस एसेट का एक्चुअल वैल्यू जो है ना, वो 1,58,000 रहा होगा, जिसमें से हमने 38,000 माइनस किया होगा, तो मेरा 1,20,000 का बुक वैल्यू आया होगा। सो आपको ये वाला कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली बुक वैल्यू दे दिया गया था। ये चीज समझ में आई जो मैंने बोला? ठीक, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना कि हमें कौन सा वर्ड दिया है। यहाँ पर हमें बुक वैल्यू दिया हुआ है। अगर यहाँ बुक वैल्यू की जगह पर कॉस्ट दिया होता, तो मैं ये 38,000 का एक्यूमुलेटेड डेब्ट इसमें से माइनस करता। ये समझ में आया? ये समझ में आया सबको? ओके। सो सबसे पहले तो एक काम करते हैं। बुक वैल्यू 120 की थी, और इसका एक्यूमुलेटेड डेब्ट 38,000 है। इस एक्यूमुलेटेड डेब्ट को हम क्या करते हैं? यहां पर लिखेंगे टू मशीन अकाउंट 38,000, और यही अमाउंट हमारा ट्रांसफर हो जाएगा ऊपर वाले अकाउंट में, यहां पर बाय एक्यूमुलेटेड डेब्ट के नाम से 38,000। ठीक। अब मैं आऊंगा, इसको मैंने सेल कितने पे करा है? 50,000 पे सेल करा है, तो सेल को भी हम लोग क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, बाय बैंक करके 50,000। और इससे इनफ्लो होता है तो हम चलेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, यहां पर हम लोग लिख लेंगे सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 50,000। ठीक। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट होता है? सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। सेल वैल्यू है 50,000, और इसकी बुक वैल्यू थी 1,20,000। इट मीन्स मुझे 70,000 का लॉस हुआ है। ठीक। इस 70,000 के लॉस को मैं इसके अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख लूंगा, बाय लॉस ऑन सेल 70,000। और ये लॉस है, इसे हम क्या करते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस कर देते हैं, लॉस ऑन सेल 70,000। ये समझ में आया? ठीक है। सो इस तरीके से अपना एडजस्टमेंट पूरा खत्म हो गया। अब जो हमने अकाउंट बनाया था, वापस उस पर आ जाते हैं और उसको क्लोज करते हैं। सो सबसे पहले हम एक्यूमुलेटेड डेब्ट को क्लोज करते हैं। तो देखिए डेबिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है, तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 3 लाख का टोटल आ रहा है। इस साइड भी 3 लाख का टोटल आना चाहिए। यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर कितना बचा? 1 लाख। ये बैलेंसिंग फिगर क्या होगा? डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन का क्या करते हैं? यहाँ पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन जो होता है वो हमारा नॉन कैश आइटम होता है। कितना क्या करते हैं डेप्रिसिएशन को? कोई बताएगा? और कोई डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं? सर वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश एक्सपेंस में से माइनस करते हैं। नहीं, माइनस नहीं करते हैं, प्लस करते हैं। ऐड करते हैं। यस।
हाँ, तो हम ऐड लोग ये करते हैं, सॉरी। ऐड करेंगे यहाँ पर डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन था? 1 लाख। तो इस तरीके से अपना एक्यूमुलेटेड डेब्ट जो है वो क्लोज हो गया। अब हम अपने फिक्स एसेट को क्लोज करेंगे। फिक्स एसेट्स को अगर आप क्लोज करोगे तो 8 लाख, कौन सा साइड बड़ा दिख रहा है? एक बार टोटल करके देख लेते हैं। 50,000 प्लस 70,000 प्लस 38,000 प्लस 7,42,000। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों साइड का बराबर आ गया। इधर भी 9 लाख आ गया और इस साइड का टोटल तो ऑलरेडी 9 लाख है ही अपने पास। इसका मतलब अब हमारे पास कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं बच रहा है। और अगर बैलेंसिंग फिगर नहीं बच रहा है, इट मीन्स मैंने इस साल कोई भी एसेट परचेस नहीं किया होगा, बात खत्म हो जाती है। देयर इज नो नीड ऑफ एनी एडजस्टमेंट। ठीक है, समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाएं तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट खत्म हो गया। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खत्म हो गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में सबसे पहला क्या दिया हुआ है? करंट इन्वेस्टमेंट। क्या करते हैं करंट इन्वेस्टमेंट का? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नहीं, ये हमारा कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है। याद है? करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इसको हम कैश इक्विवेलेंट का पार्ट लेते हैं। तो ये कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, तो ये आंसर का पार्ट बनेगा। और नीचे कैश और बैंक बैलेंस दिया है, ये भी कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। इसका मतलब हंसने रोने से रिलेटेड कोई भी इन्होंने ना करंट लायबिलिटी दिया था ना करंट एसेट दिया था। ठीक है। सो इस तरीके से अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया। नीचे आऊं, देखूं मैंने नोट नंबर 1 सॉल्व कर दिया है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आऊं तो ए और बी भी मैंने सॉल्व कर दिया है। इसका मतलब क्वेश्चन तो मेरा पूरा खत्म हो गया। अब मैं क्या करूंगा? टोटल लगाऊंगा। टोटल लगाने से पहले क्या करूंगा? ये जो वर्किंग नोट का यहाँ पे क्लियर टोटलिंग कर रहा था, इसको फाइनल करेंगे। तो 1,76,000 यहाँ पर आ रहा है। इसको हम लोग ऊपर आकर लिखेंगे 1,76,000। और फिर हम क्या करेंगे? ऑपरेटिंग का टोटल लगाएंगे। 1,76,000 प्लस 75,000 प्लस 70,000 प्लस 1 लाख। उसके नीचे है और क्या दिया हुआ है? कुछ नहीं। तो अपना वर्किंग कैपिटल का आंसर कितना आ गया? 4,21,000। फिर आप इसके नीचे देखोगे तो हंसना रोना कुछ हुआ ही नहीं, सिर्फ एक टैक्स पेड से रिलेटेड आइटम बचा हुआ था, -70,000। सो फाइनल आंसर जो ऑपरेटिंग का आया पॉजिटिव का 3,51,000 आ गया। उसके बाद आ जाए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, तो कुछ परचेज था ही नहीं, एक ही आइटम दिया हुआ है 50,000 का, 50,000 प्लस। फिर आ जाए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जरा। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में अपने पास एक 2 लाख वाला आइटम था, प्लस 50,000 वाला आइटम है, -75,000। फाइनल आंसर आ रहा है +1,75,000। ठीक। अब हम क्या करेंगे? फाइनल टोटल लगाते हैं। फाइनल टोटल लगा 1,75,000 प्लस इन्वेस्टिंग का जो था 50,000 प्लस ऑपरेटिंग का था 3,51,000। सो टोटल मेरा आ रहा है पॉजिटिव का 5,76,000। ये पॉजिटिव का 5,76,000 आया, इसको मैं लिखूंगा नेट इनफ्लो फॉर द ईयर। इसमें हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब अगर आप ध्यान से देखो तो कैश इक्विवेलेंट में अपने पास दो आइटम है। ये वाला भी कैश इक्विवेलेंट है, ये भी कैश इक्विवेलेंट है। तो हम लोग यहाँ पर शो कर देंगे 10,000 प्लस 1,40,000। सो टोटल मिलाकर हो गया 1,50,000। अब मैं 1,50,000 को इसमें प्लस करूं तो मेरा आंसर आ रहा है 7,26,000। दिस शुड बी इक्वल्स टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और देखिए इतना है क्या? वो एक अपना 2,56,000 है और एक अपना 4,70,000। 2,56,000 प्लस 4,70,000। सो दोनों मिलाकर क्या हो रहा है? 7,26,000 आ रहा है। इसका मतलब हमने सब कुछ सही किया है। सो दिस इज हाउ इट इज शोन।
सो बताइए कैसा लगा आपको बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर का वर्क कैश फ्लो का क्वेश्चन? इज इट दैट टिपिकल? नहीं था ना, हमने इससे भी टिपिकल वाले क्वेश्चन लास्ट 2 क्लासेस में किए हैं। ठीक है, बट हम इतने टिपिकल क्वेश्चन क्यों करते हैं? क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा एडजस्टमेंट कब आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में आपका दो ही एडजस्टमेंट टेस्ट किया था, एक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का और एक वो आपका मशीनरी वाला। मशीनरी वाला तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा, डन आएगा। उसके अलावा कोई भी एक या दो एडजस्टमेंट आपको दे सकते हैं। सो इस वाले पेपर में जो आपका 2024 का पेपर है, इसमें थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन, थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन क्यों दे दिया? क्योंकि बाकी जगह टफनेस बढ़ा दी होगी। पर कैश फ्लो का क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ आता ही नहीं, इसलिए मैं शुरुआत क्लास से बोल रहा हूँ ये फिक्स हमारे 6 मार्क्स रहते हैं, फिक्स। क्योंकि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आता ही नहीं है। तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, आपने देखा होगा ये वाला क्वेश्चन करने में, ये वाला जो हमने अभी क्वेश्चन करा इसमें हमको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, बड़ा सिंपल। हार्डली 15 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, वो भी समझाते समझाते। ठीक है, क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया। सो इस तरीके से हम क्या कर चुके हैं, कैश फ्लो के फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करना ऑलरेडी सीख चुके हैं। उसमें हमने कुछ कुछ टिपिकल एडजस्टमेंट्स भी सीख लिए। मैंने आपको बोला था जितने भी एडजस्टमेंट मैंने आपको लिखवाए उनको एक पर्टिकुलरली एक जगह पर सारे लाइन से फेयर तरीके से अपने नोट्स बना लीजिएगा। क्योंकि आपको जब एग्जाम में जब आप प्रैक्टिस करेंगे या जब भी आपको इस चैप्टर का रिवीजन करना होगा, तो आपको सिर्फ ये एडजस्टमेंट ही रिवाइज करना है, बाकी तो आपको पता है क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो सर अब क्या करें? आज की क्लास क्या इतनी ही रहेगी? नहीं, बिल्कुल भी इतनी नहीं रहेगी। तो अब हम क्या करेंगे, जो दूसरे टीचर्स जिस सीक्वेंस में शुरू करते हैं अब हम उस सीक्वेंस में चलते हैं। सो बाकी टीचर्स क्या करते हैं, इस चैप्टर को कैसे पढ़ाते हैं? पहले इंडिविजुअल एक्टिविटीज पढ़ाते हैं कि ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग का क्वेश्चन करवा दिया, इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग का क्वेश्चन करवा दिया, फाइनेंसिंग का करवा दिया, और फिर बाद में फुल फ्लेजेड पे आते हैं। हमने उल्टा करा, हमने फुल फ्लेजेड पहले ही सीख लिया। इससे फायदा ये हुआ कि अब हमें फ्लो पता है, कौन सी चीज कहाँ आती है और उसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पर होता है। नाउ वी आर मूविंग इनटू इंडिविजुअल एक्टिविटी वाले क्वेश्चन, और वो थोड़े ज्यादा डिफिकल्ट। भगवान से प्रे करिएगा कि आपके एग्जामिनेशन में भी कैश फ्लो का फुल क्वेश्चन आए, क्योंकि फुल क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा इजी रहेगा। अगर इंडिविजुअल एक्टिविटी का आया तो थोड़ा सा टफनेस उसका बढ़ जाएगा। चलिए, तो आपकी बुक की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए बताइए, किस तरीके के, कौन सी एक्टिविटी के क्वेश्चन करना पहले पसंद करेंगे, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग या ऑपरेटिंग? इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग, ठीक है। चलिए देखें बुक में कहाँ दिया हुआ है। चलिए ये आपका देखेंगे तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी टॉपिक दिया है पेज नंबर 4.121 पर। चलिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इसके नीचे वाला जो क्वेश्चन दिया है 24 वो थोड़ा सा इजी है, अपन 23 वाला करते हैं। टफ वाले मैं करवाता हूँ, इजी वाले तो आप कर ही लोगे, मैं होशियार जो हूँ। चलिए एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं क्या दिया हुआ है हमें। चलिए, क्या बोल रहे, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो हमें क्या करना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इट मीन्स अब मुझे पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट नहीं बनाना, मुझे सिंपल 3 कॉलम्स बनाने हैं, पर्टिकुलर्स, एक डिटेल वाला अमाउंट, एक फाइनल वाला अमाउंट, और वहां पर सिर्फ हेडिंग लिख लेनी है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब मुझे बहुत ज्यादा पूरा फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है। एक बार क्वेश्चन देख लें क्या क्या दिया हुआ है। तो ये लाइबिलिटी साइड में अपने को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, और इधर आ जाए तो गुडविल दिया हुआ है, पेटेंट्स दिया हुआ है, लैंड दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है। अब प्लांट एंड मशीनरी के आगे वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है, नेट। नेट मतलब इससे रिलेटेड एक्यूमुलेटेड डेप्थ नहीं है। फर्नीचर के आगे क्या लिखा हुआ है, ग्रॉस। मतलब ये वाला जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है ये किसका है, फर्नीचर का ही है। फिर हमें 10% का इन्वेस्टमेंट दिया है, और एक ये नई चीज दी हुई है, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, चलिए अब इसका कैलकुलेशन करके देखते हैं, और देखते हैं कौन सी चीज में क्या क्या आता है। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन अपने को नहीं दी हुई है, तो किसी के अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है वो क्वेश्चन में देख लेते हैं। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो फॉर्मेट बना लेंगे छोटू सा। अब इसमें पूरा फुल फॉर्मेट तो बनेगा नहीं, तो आप लोग कैसे बनाओगे फॉर्मेट्स? यहाँ पर आपने 3 कॉलम बना लिए, बस। और यहाँ पे पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स लिखने की भी जरूरत नहीं, यहाँ पर सिर्फ लिख लीजिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
ओके, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर दिया हुआ है, तो इसको अपन बाद में करते हैं क्योंकि इसका अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। बाकी कुछ एडजस्टमेंट नहीं दिए हैं। इधर आ जाए एसेट में, गुडविल। गुडविल देखिए पहले 2,40,000 थी, अब क्या हो गया 2 लाख। कोई आप में से बताएगा इसका क्या करेंगे, रिड्यूस हो रही है गुडविल। तो जब गुडविल रिड्यूस होती है उसे हम कहाँ पर लिखते हैं? कुशाग्र बताएगा मुझे, बाकी कोई नहीं बताएगा। कुशाग्र, जब गुडविल रिड्यूस होती है तो हम उसका क्या करते हैं? करते माइनस करते हैं माइनस इन्वेस्टिंग करते हैं ना। मैं बोल रहा हूँ ना, तुम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। जरा अपना एडजस्टमेंट जहाँ लिखा था वो ओपन करके देखो, क्या लिखा था। अगर डिक्रीज होती है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस हो जाती है। फिर तुमने माइनस क्यों बोला? क्योंकि तुम कुछ रिवाइज नहीं कर रहे हो और वो तुम्हारी शक्ल बता रही है। रेशियोज में जितना कॉन्फिडेंस तुम शो कर रहे थे वो यहाँ नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम रिवाइज नहीं कर रहे हो। उस वक्त तुम पढ़ रहे थे, अभी तुमने पढ़ना छोड़ दिया। जितना क्लास हो रही है बस उतना ही। गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? हाँ सर, अभी रिवाइज कर दूंगा मैं सारा दो मेरी। मर्जी तुम्हारी है, मेरा नुकसान नहीं है इसमें, तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। चलिए सो हमने क्या पढ़ा था, ऑपरेटिंग अगर ये इंक्रीज होता है तो परचेज ऑफ गुडविल मानते हैं और उसको इन्वेस्टिंग में माइनस करते हैं। डिक्रीज होता है तो गुडविल अमोर्टाइज होता है, हम लोग ऑपरेटिंग में राइट ऑफ करते हैं, और हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो कर नहीं रहे, तो इसका मतलब यहाँ पर गुडविल से रिलेटेड कुछ भी नहीं आएगा। फिर आ जाए पेटेंट्स। पेटेंट्स क्या होते हैं? ये भी हमारे एसेट्स की तरह होते हैं, ये इंक्रीज हो रहे हैं। तो जैसे नॉर्मली कोई एसेट इंक्रीज होता है, ऐसे ये भी एसेट इंक्रीज हो रहा है। और एसेट इंक्रीज होने का मतलब क्या है? हमने परचेज किया होगा, तो हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे परचेज ऑफ पेटेंट्स। और परचेज करने से कैश का आउटफ्लो होता है, तो हम लोग भी माइनस कर लेंगे 40,000। फिर क्या दिया हुआ है? लैंड दिया हुआ है। लैंड से रिलेटेड भी कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है। देखिए क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कोई मुझे बताए लैंड डिक्रीज क्यों हो रहा होगा? सर सेल सेल कर का। रहा है। सेल। सेल किया, क्यों? डेप्रिसिएशन नहीं लगा होगा? सर लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता। वेरी गुड हर्ष। तो लैंड पे शायद डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। अगर यही क्वेश्चन में ये लैंड की जगह अपने को लैंड एंड बिल्डिंग दे दिया होता ना, अगर, तो फिर हम ये जो रिडक्शन हो रहा है ना, इसको फिर हमको डेप्रिसिएशन मानना पड़ता, क्योंकि बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगता है। पर यहाँ क्योंकि स्पेसिफिकली लैंड दे दिया है, तो हम लोग इस रिड्यूस को डेप्रिसिएशन नहीं मान सकते, क्योंकि लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सेल मानना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सेल ऑफ लैंड, और इससे इनफ्लो होता है, प्लस का 40,000 आ जाएगा। फिर दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी नेट। अब प्लांट एंड मशीनरी का कोई एडजस्टमेंट तो दिया नहीं हुआ है। देखें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये क्यों डिक्रीज हो रहा होगा बताइए? कितना, 60,000 नहीं 80,000 से रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस होने के दो कारण रहते हैं, एक डेप्रिसिएशन, एक एक सेल। तो आप क्या मानोगे, डेप्रिसिएशन मानोगे कि सेल मानोगे? सेल। नहीं, सेल नहीं मानेंगे हम, इसको डेप्रिसिएशन मानेंगे। सर ऐसा क्यों डेप्रिसिएशन? क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हार्डली 15 से 20% का डिफरेंस है, और इतना तो डेप्रिसिएशन लगता है। और प्लांट एंड मशीनरी पे तो लगता है, लैंड पे तो नहीं लगता है, इस पे लगता है हमारा। ठीक है। सो सर अब तो ऐसा नहीं हो डेप्रिसिएशन, सकता कि पार्ट ऑफ मशीन बेचा हो? या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है अपने पास। ठीक है, तो हम लोग सर इसलिए नेट बेटर क्या का है, कुछ, बोलो। सर यहाँ पे नेट है ना सर? ब्रैकेट में नेट लिखा है, तो सर हाँ नेट। सिग्निफिकेंस है। हाँ, नेट का मतलब है कि इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है, इसीलिए मैं इसको डेप्रिसिएशन भी मान रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे बेटर एडजस्टमेंट क्या है, उसको डेप्रिसिएशन। हाँ, अगर ये बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा होता, 7 लाख से ये 3 लाख हो जाता, तो इतना ज्यादा डेप्रिसिएशन नहीं लगता, तब अपन सेल एक बार मानने का सोचते। ठीक है। तो यहाँ पर 80,000 का डिफरेंस आ रहा है, इसे डेप्रिसिएशन मानेंगे। और डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं हम लोग, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करते हैं, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो हम बना नहीं रहे, तो इसलिए हम इसका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। उसके बाद क्या दिया है, फर्नीचर। फर्नीचर का हमें अकाउंट बनाना है, तो ये अपन बाद में देखेंगे। फिर क्या दिया हुआ है, 10% इन्वेस्टमेंट। 10% इन्वेस्टमेंट को देखे तो इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो रहा है, ये क्यों रिड्यूस हो रहे होंगे? अब रिड्यूस होने के दो कारण होते हैं, एक लॉस डेप्रिसिएशन ऑन और एक, इन्वेस्टमेंट। नहीं लॉस नहीं, इसको सेल मानेंगे। ठीक है। क्यों सेल मानेंगे? क्योंकि रिड्यूस होने के दो कारण रहते हैं, एक डेप्रिसिएशन और एक सेल। और इन्वेस्टमेंट पे कभी डेप्रिसिएशन लगता नहीं है, तो बाकी बचा क्या, सेल। तो हम इसको सेल मानेंगे। और सेल से क्या होता है, इनफ्लो होता है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसको 40,000 प्लस में लिख देंगे। कोई डाउट किसी को?
तो देखो ये क्वेश्चन आपके पेशेंस को टेस्ट कर रहा है, कब डेप्रिसिएशन मानना है, कब सेल मानना है। उसके बाद आते हैं, ये तो आपने इधर ध्यान देखिए, ये तो आपने क्या करा है, इस अमाउंट को कैलकुलेट करा, ये 10% भी है। कोई मुझे बताएगा ये 10% है क्या? इंटरेस्ट दिस इज इंटरेस्ट पेड या रिसीव्ड? सर रिसीव। रिसीव यस, ये इंटरेस्ट रिसीव होगा, क्योंकि इसके पहले हमने एक और इंटरेस्ट देखा है डिबेंचर पर। डिबेंचर लोन होता है, लोन पे इंटरेस्ट पे करते हैं, ये इंटरेस्ट है, इस पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा। और इंटरेस्ट रिसीव करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। ठीक। सो सर, तो ये दो बैलेंस है, किस पे कैलकुलेट करेंगे? मैंने आपको बताया था, इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन वी कैलकुलेट द परसेंटेज ऑन द ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना है? अब ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ। ओपनिंग बैलेंस कितना है अपना? 4 लाख है। और 4 लाख का 10% कितना होता है? 40,000। तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए था? 40,000। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट 20,000। कोई मुझे बताएगा अक्रूड इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है? सर मतलब अभी वो लेना बाकी है। इंटरेस्ट लेना बाकी है। परफेक्ट। अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या है? इंटरेस्ट मिलना चाहिए था लेकिन मुझे मिला नहीं है ना। देखो आपने जो कैलकुलेशन करा 40,000 का, मतलब आपको टोटल इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए था? 40,000। आउट ऑफ विच 20,000 का इंटरेस्ट अभी हमें मिला नहीं है, क्योंकि ये अक्रूड है। सो 40 में से 20 नहीं मिला है, तो कितना मिला होगा? 20,000। तो यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं, बोलते हैं सर देखो इंटरेस्ट रिसीव करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट रिसीव, और इंटरेस्ट रिसीव से इनफ्लो होता है तो प्लस में लिखेंगे। बच्चे क्या करते हैं, 40,000 लिखकर आ जाते हैं। पर 40,000 तो हमें मिलना चाहिए था, पर क्वेश्चन में अपने को बोल रहा है कि 20,000 एक्रूड है, मतलब अभी तक मिला नहीं है। मतलब एक्चुअल जो इनफ्लो हुआ होगा वो कितना हुआ होगा? 20,000 हुआ होगा। ये समझ में आया? ठीक है, ये सबको समझ में आया? तो अब अपने को क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस बचा क्या है, एक फर्नीचर वाला। तो फर्नीचर में भी वैसे अपने को बनाने की जरूरत नहीं अकाउंट, बट हमारी आदत है तो हम लोग बना लेते हैं। तो हम लोग एक छोटा सा अकाउंट बना लेते हैं फर्नीचर का। यहाँ पर मैंने लिख लिया फर्नीचर का, और इसके नीचे लिख लूंगा मैं एक्यूमुलेटेड डेप्थ। एक्यूमुलेटेड डेप्थ और प्रोविजन फॉर डेप्थ एक ही बात होती है। सर इतना छोटा अकाउंट क्यों बनाया आपने? क्योंकि क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, तो ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने दो तीन लाइनों का अकाउंट बना दिया। तो सर अकाउंट क्यों बना रहे हैं? डायरेक्ट नहीं कर सकते क्या? डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अकाउंट बनाने से थोड़ी सी श्योरिटी मिल जाती है हमें। ठीक है। तो सबसे पहले तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिख लेते हैं। इधर लिख लेंगे टू ओपनिंग बैलेंस। और फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस अपने को कितना दिया हुआ था? 50,000। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 50,000। और क्लोजिंग बैलेंस लिख लूंगा इस साइड पे, बाय क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है? 5,10,000। तो मैंने यहाँ लिख लिया 5,10,000। फिर इसका एक्यूमुलेटेड डेप्थ पर आते हैं। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर आएगा, बाय ओपनिंग बैलेंस। देखें प्रोविजन फॉर डेप्थ कितना दिया था? 20,000। और टू क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है? 60,000। ये मैंने ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिख लिया। क्या क्वेश्चन में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है? नहीं दी हुई है। तो अब हम टोटल कर लेते हैं। इस साइड का टोटल 60,000 आ रहा है, डेबिट साइड का। इधर भी 60,000 आना चाहिए, लेकिन कुछ आ नहीं रहा है, तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर 40,000 क्रेडिट साइड पे बचा। और ये क्या होता है? इसको हम बोलते हैं बाय डेप्रीसिएशन। और डेप्रीसिएशन का हम करते क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाकर माइनस करते हैं, पर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो बना नहीं रहे, तो इसका कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। फिर आ जाए हम लोग फर्नीचर अकाउंट में, तो यहाँ पर 5,10,000 का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, और टोटल आ रहा है। इस साइड भी 5,10,000 का बैलेंसिंग फिगर आना चाहिए, लेकिन आ नहीं रहा है। तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ कितना बच रहा है? 4,60,000। ये क्या कहलाएगा? तो फर्नीचर अकाउंट में जब भी डेबिट साइड पे बैलेंस आता है उसको हम बोलते हैं बाय बैंक अकाउंट, मतलब ये परचेज किया है हमने। और परचेज करने से क्या होता है? आउटफ्लो होता है। आप यहाँ लिखेंगे परचेज ऑफ फर्नीचर कितना है? 4,60,000। और ये माइनस में लिख लेंगे 4,60,000। अब एक बार क्रॉस चेक कर ले, क्या हम सब सारे आइटम्स लिख चुके हैं? सर हमने गुडविल कर लिया, हमने पेटेंट्स कर लिया, लैंड कर लिया, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, एक्रूड, इधर प्रोविजन फॉर डेब्ट, सब कुछ कर लिया। अब कुछ नहीं बचा है, अब हमको टोटल करना है। तो हम टोटल करने चले।
सो 40,000 प्लस का प्लस 40,000 प्लस का प्लस 20,000 प्लस का माइनस 4,60,000 माइनस 40,000। सो फाइनल आंसर हमारा कितना आ रहा है, 4 लाख रुपीज माइनस का आ रहा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे -4 लाख। और क्योंकि ये इंडिविजुअल एक्टिविटी है तो आपको नीचे एक स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा, नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 4 लाख। ये समझ में आया? ठीक है। सो इंडिविजुअल एक्टिविटी जैसे हमने अभी क्वेश्चन करा ना, अगर आप चाहते हो ना कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाए, तो जब इंडिविजुअल एक्टिविटी वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपके कॉन्सेप्ट को ज्यादा क्लियर करते हैं। सो हम लोग कल क्या करेंगे, कल की क्लास में एक क्वेश्चन फाइनेंसिंग का भी करेंगे, एक क्वेश्चन ऑपरेटिंग का भी करेंगे, और उसके बाद वाली क्लास में हम लोग अगेन एक सिंगल एक्टिविटी करेंगे और एक फुल क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद हम इस चैप्टर को भी क्लोज कर देंगे। ठीक है, चलिए। तो आई होप आज की क्लास फ्रूटफुल रही होगी और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी दिया होगा कि हाँ, एग्जामिनेशन में जो फुल क्वेश्चन आता है वो इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है, डुएबल है, इजीली डुएबल है। ठीक, किसी को कोई क्वेश्चन यहाँ पर? नो। ओके गाइस, चलिए तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेहल को भी सब लोग बोल रहे हैं जल्दी जल्दी सो जा। हरे कृष्णा।